हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? वेरी गुड। गुड मॉर्निंग आ रही है? वो आवाज आ रही है ना? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। थैंक यू प्रीत जी, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। चलो, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यार कल तो हालत खराब हो गई। कल दो ऐसे बड़े बड़े टॉपिक्स थे। एक तो प्रोजेक्ट 75 वाला टॉपिक और एक अभी मैंने क्या कल लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक से कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला एक चैप्टर है कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर, वो भी कवर किया। तो वो दो बड़े बड़े वास्ट टॉपिक थे। तो चलो आज इन्हीं से रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव भी अभी सेटअप हुई है, न्यूली सेटअप मिनिस्ट्री, आपको पता होगा इसके बारे में। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव्स के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। और एक और न्यूज आ गई है कि सरकार ने मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक प्रोविजन को जो है वो स्टक डाउन कर दिया, मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? चलो कंटिन्यू करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली वीडियो चल नहीं रही। आप एक नहीं नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ पेड यूजर्स के लिए अवेलेबल है। आपको करना क्या है, आपने जो मुझे रजिस्टर करवाते समय जो ईमेल प्रोवाइड किया था उस ईमेल से अपने यूट्यूब अकाउंट को लॉग इन करिए, देख लीजिएगा चल जाएगी। आपको सिर्फ अपने यूट्यूब अकाउंट पर उसी ईमेल से लॉग इन करना है जो ईमेल आपने मुझे दिया था, क्योंकि उसमें पूरा लक्ष्मीकांत मैंने कवर किया हुआ है। लक्ष्मीकांत का मतलब हर एक पॉइंट उसमें कवर्ड है उस चैप्टर का। और ये इसी प्रकार से जो इस प्रकार से जो वीडियो मैं बनाऊंगा, मतलब अलग से, जिसमें पूरे कंटेंट जो है वो अवेलेबल होंगे, मतलब हर एक एरिया जो अवेलेबल होगा वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली पेड यूजर्स के लिए अवेलेबल होगा। और बाकी तो पूरा अवेलेबल है ही पढ़ने के लिए। लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक में एज इट इज दिया हुआ है, तो उसमें मैंने फ्लो चार्ट वगैरह से बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। मतलब मान के चलो कि आपको उसको पढ़ने के बाद जब जैसे ही आप एक बार लक्ष्मीकांत की पॉलिटी के अपने वो पढ़ेंगे, मतलब पेपर्स पढ़ेंगे, उसको पेजेस पढ़ेंगे, पूरे कंटेंट को पढ़ेंगे, तो आपको पूरी चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। और वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और करीब 10 पेज, 10 मेरे ख्याल से 10 या 12 पेज में है लक्ष्मीकांत में। तो उसको मैंने बहुत मतलब छोटे से फॉर्म में कंप्रेस कर दिया है आप लोगों के लिए, कि आसानी से पूरी चीज आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलो अभी समय नहीं वेस्ट करते, फटाफट अपने लेक्चर को शुरू करते हैं, फिर बात करेंगे, राइट?
तो चलो देखो, हमारा जीएस पेपर 2 से हम लोग टॉपिक को जो कवर करेंगे, एक तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है। हालांकि पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ 9B को किया है। तो इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और स्पीडी ट्रायल एक फंडामेंटल राइट है, ऐसा हाई कोर्ट का कहना है। तो ये वाली चीज भी आप लोग को ध्यान में रखनी है प्रीलिम्स के लिए, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम, इसके बारे में पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं काफी डिटेल में, राइट। तो इसके बारे में फिर से अभी हम लोग बात करने वाले हैं। और आपको पता होगा ज्ञानशीला वाली आपको जो नोटबुक मिली होगी, तो उसमें पीडीएफ मिली होगी, तो उसमें ये वाली चीज मैंने बताई हुई थी कि क्लाइमेट चेंज जो है, इसने 1000 से भी ज्यादा लेक्स जो है वो स्विस अल्प्स पर जो है वो ऐड कर दिए हैं। तो इस पर भी हम लोग आएंगे, इस पर भी बात करेंगे। फिर एक नेशनल लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड, एक नया अवार्ड अभी शुरू हुआ है, तो इस पर बात करेंगे। और एक डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर पर बात करेंगे। और मंडे से, मोस्ट प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे से आपके पास रेगुलर जैसी स्क्रीन दिखती थी ना आपको, आधी इंग्लिश और आधी हिंदी में, वैसा दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे वो फैकल्टी जो है वो वापस आ जाएंगे अभी। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है, बट पॉइंट टू बी नोटेड, पूरा का पूरा 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो स्ट्रक डाउन नहीं हुआ है, राइट। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया 2013 जजमेंट को गुजरात हाई कोर्ट के, और कुछ प्रोविजन, सिर्फ कुछ प्रोविजन 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के स्ट्रक डाउन किए। तो पॉइंट नंबर 1, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कब का है? 2011 का है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो ये चीज आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और पूरे के पूरे 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को स्ट्रक डाउन नहीं किया गया, राइट। और इससे फेडरलिज्म को एक मेजर बूस्ट मिल रहा है, क्योंकि 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, कहा गया है कि उसमें एक्सक्लूसिव अथॉरिटी जो है वो स्टेट्स के पास होगी उनके कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। तो हमने क्या चीज समझी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसकी एक्सक्लूसिव अथॉरिटी किसके हाथ में होगी? स्टेट के हाथ में होगी। अब देखो पूरा मामला क्या था, मैं इसको आसान शब्दों में आपको समझाता हूं। हुआ यह था कि जब पार्लियामेंट ने 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लेकर आई, राइट, तो उसमें एक 9B, पार्ट 9B इन्होंने शामिल कर दिया, पार्ट 9B शामिल किया। अब पार्ट 9B में प्रॉब्लम यह थी कि 9B जो है वो डील कर रहा था एक्सक्लूसिवली स्टेट के सब्जेक्ट के साथ, स्टेट के सब्जेक्ट के साथ। आपको पता होगा 7th शेड्यूल के अंदर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट हमें देखने को मिलती है, राइट। तो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर कानून बनाने की पावर किसके हाथ में होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है, यूनियन के पास होती है। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड कानून बनाने की शक्तियां किसके हाथ में होती है? स्टेट के हाथ में होती है। और कॉन्करेंट में दोनों के हाथ में होती है। बट क्या था कि स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 32 में कोऑपरेटिव्स का जिक्र था, मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड कानून बनाने का पूरा जो अधिकार जो था वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में था, राइट। बट प्रॉब्लम ये थी कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कंडक्ट किया गया, और आपको पता होगा कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है, तो अगर उसमें स्टेट सब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं तो 50% स्टेट्स के रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है। ये वाली बात तो आपको पता होगी ना। और मेरा एक क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बताइए कि किस आर्टिकल में हमें देखने को मिलता है, यानी कि कौन सा आर्टिकल डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड? बताओ जरा कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। बताओ कौन सा आर्टिकल है? वेरी गुड, 368, आर्टिकल 368। वेरी गुड, चारू जी ने सही आंसर दिया इसका। वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। आर्टिकल 368। तो देखो, तो स्टेट्स के 50% रेक्टिफिकेशन, या फिर आसान शब्दों में 50% स्टेट की सहमति की आवश्यकता थी कि 50% स्टेट जो है उनको अप्रूव करना होगा, राइट, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है कि नहीं करना। बट स्टेट से रेक्टिफिकेशन नहीं लिया गया, राइट, उनका अप्रूवल जो है वो नहीं लिया गया। तो इसी चीज को देखकर, यही प्रोसीजर को देखकर कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो अमेंड किया गया वो सही प्रोसीजर के तहत नहीं किया गया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब्ड है। तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट को बरकरार रखा और 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पूरी तरह से स्ट्रक डाउन नहीं किया। उसके सिर्फ पार्ट 9B वाले प्रोविजन को हटा दिया गया जो कि स्टेट के साथ डील करता है, राइट। तो ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। अब इसके अलावा कोऑपरेटिव्स होती क्या है गाइस? तो आसान और सिंपल शब्दों में अगर मैं कोऑपरेटिव्स की बात करूं आपसे, तो वैसे तो अपन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक मैंने कल ही पोस्ट किया है, आप होपफुली आप लोगों ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया होगा। तो एक कोऑपरेटिव जो है
ये कौन है गाइस? ये ऑटोनॉमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा कि एक ग्रुप है, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब कि ग्रुप, जैसे मान लो कि 10 लोगों का एक ग्रुप जो है वो बन गया, 10 लोग का एक ग्रुप बन गया, ठीक है। एंड यूनाइटेड वॉलंटरी, ये अपनी स्वयं की इच्छा से यूनाइट हुए हैं, राइट। इनको ग्रुप बनाने के लिए किसी ने भी कोई फोर्स नहीं किया, कोई भी प्रेशर नहीं डाला, ये यूनाइट हुए अपने खुद की इच्छा से टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स। तो इनकी जो भी कॉमन नीड्स होगी, राइट, तो उसको फुलफिल करने के लिए ये इकट्ठा हुए। जैसे फॉर एग्जांपल कि 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग हैं, इन्होंने सोचा है कि यार हम लोग जो है वो मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करते हैं, मतलब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टैब्लिश करते हैं, एक एंटिटी स्टैब्लिश करते हैं, जिससे कि हम लोग अर्निंग कर सकें, कमाई कर सकें, राइट। और आप कई बार देखिएगा, कई बार सरकार जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड स्कीम्स वगैरह लेकर आती है उनको प्रमोट करने के लिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अब सरकार को किसी एरिया पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो सेटअप करनी है। अब वो ये चाह रहे हैं कि कोई ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो इनको मिल जाए, राइट, कि एक साथ इकट्ठा होकर ये जिम्मा ले लें, राइट, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को सेटअप करने का। तो इस प्रकार से सरकार जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए फाइनेंस दे देती है, लोन दे देती है, राइट। तो ये वाली चीज इस प्रकार की हमें देखने को मिलती है, राइट। तो अभी आपको बात समझ में आई कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको ये ध्यान में रखना है कि ग्रुप ऑफ पर्सन जो एक साथ इकट्ठा होते हैं, अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, किस पर्पस के लिए? उनकी जो भी कॉमन नीड्स होती हैं, एस्पिरेशंस होते हैं, उनको फुलफिल करने के लिए, राइट। और जैसे इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल। और ज्वाइंटली ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज ये हम लोग को देखने को मिलता है। ज्वाइंटली ओन्ड यानी कि ये 10 के 10 सदस्य, सभी का एक समान अधिकार होगा इस पर्टिकुलर सोसाइटी में, राइट, एक समान अधिकार होगा। और डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड मतलब कि हर एक के पास पावर होगी इस सोसाइटी को कंट्रोल करने की। बट हाँ, इनमें से कुछ जो मेंबर्स होते हैं उनको हेड के तौर पर चुन लिया जाता है। जैसे कि होता है ना कि अब 10 लोगों में से एक लीडर होगा। अगर कहीं सरकार के किसी पर्टिकुलर सरकार के रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी है, तो इन 10 के बिहाफ में सिर्फ एक व्यक्ति बात करे, क्योंकि हर 10 से थोड़ा अथॉरिटीज बात करते रहेंगे, उनका भी टाइम जो है वो जाएगा। तो इस ग्रुप के बिहाफ में एक जो है वो बात करने के लिए खड़ा हो जाए, राइट, मतलब एक उनका रिप्रेजेंटेटिव बन जाए। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होगा इसका भी इलेक्शन होना चाहिए, कि हमेशा एक ही व्यक्ति नहीं बना रहना चाहिए, इसका भी रोटेशन होना चाहिए, है ना। तो ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है। काफी प्रकार की कोऑपरेटिव्स होती हैं, जैसे कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, सरकार लोन दे देती है, राइट। तो इस प्रकार की हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा और इवन ये सोसाइटीज भी फर्दर फिर लोन देने के लिए भी हम लोग को देखने को मिलता है, काम करती हैं, राइट। इस प्रकार से भी हम लोग को देखने को मिलती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कई बार जैसा मतलब लोग, कुछ लोग होते हैं ना कि इनफॉर्मल ग्रुप बना लेते हैं अंजुमन करके। वॉइस अब ठीक है? वॉइस अब ठीक है? वॉइस में सभी को प्रॉब्लम आ रही है क्या? कंफर्म कर दीजिए, वॉइस में सभी को प्रॉब्लम आ रही है क्या? सही है वॉइस? अमन जी, आप अपना इंटरनेट थोड़ा सा चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या रहता है कि क्योंकि मेरी तरफ से तो मतलब सही आ रही है, क्योंकि सभी को एक समान मतलब दिक्कत आनी चाहिए। अगर यहाँ से प्रॉब्लम होती तो आप लोग अपना इंटरनेट चेक कर लो, ठीक है। तो देखो मैं कहाँ पे था कि कई बार क्या होता है, आपने ये चीज देखी होगी, कुछ लोग होते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन इनफॉर्मली, मतलब वो अपने आप को सोसाइटी के तौर पर वो नहीं करते हैं, रजिस्टर नहीं करते हैं, बट वो काम इसी प्रकार का करते हैं, राइट। जैसे अंजुमन वगैरह के बारे में आपने सुना होगा कि एक मार्केट के कुछ लोग जो है वो एक साथ इकट्ठा होते हैं और वो अंजुमन बनाते हैं। मतलब कि वो हर मतलब एक डब्बा बना लेते हैं और उसके अंदर सब लोगों की पर्चियां डाल देते हैं, ठीक है, सब लोग के नाम की पर्चियां होती हैं। फिर वो हर महीने उनका ऐसा रहता है कि वो जैसे फॉर एग्जाम्पल की 5-5 हजार रुपए हर महीने वो जमा कर रहा है, ठीक है। अब हर महीने वो जमा करेंगे एक साथ, एक व्यक्ति को 5-5 हजार रुपए सबके हाथ में रख देंगे, मतलब एक व्यक्ति के हाथ में सबके 5-5 हजार रख देंगे। और उसका जिसकी भी पर्ची निकलेगी वो पूरे का पूरा पैसा, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 लोग हैं तो ये कितना हो गया, 50 हजार का अमाउंट हो गया। जैसी जिसकी पर्ची निकली उसके हाथ में 50 हजार चला जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ फिर एक और पर्ची निकलेगी, दूसरे के हाथ में 50 हजार चला जाएगा। तो इससे क्या रहता है कि इंटरेस्ट फ्री लोन मिल सकेगा। मतलब इन सभी को ये सभी लोग इकट्ठा हुए, इन्होंने सोचा कि यार एक साथ बड़ा अमाउंट की अगर इनको कभी जरूरत है, क्योंकि होता है ना कि ऑब्वियसली बात है कि बहुत सारे खर्चे होते हैं इंसान को अपने जीवन में, जैसे कि बच्चों की स्कूल की फीस भरना है या कुछ भी करना है, XYZ कोई भी फैक्टर हो सकता है, वो अलग अलग के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक बार में उनके पास अच्छा अमाउंट आ जाता है विदाउट टेकिंग एनी लोन, राइट। तो इस प्रकार की भी चीज हमें देखने को मिलती है, ये इनफॉर्मल तरीका है। और देखो एक और चीज होती है, गांव क्षेत्र में आप देखेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हम लोग को देखने को मिलता है वो भी कुछ इसी प्रकार का होता है, बट वो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलता है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी मेनली तौर पर शहरी एरियाज के लिए हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। अब देखो, और मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई,
और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, ये पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखना, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अभी सेपरेट मिनिस्ट्री भी बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करने के पर्पस के लिए, राइट। तो इसलिए ये सब चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था 2012, साल 2012 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स के तौर पर। और इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री हमें देखने को मिलती है, और दुनिया की बिगेस्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट पूरे दुनिया भर में इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। इसने फाउंडेशन जो है वो ले किया था, बिछाया था। और सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। ये क्रिएट की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, एक नया पुश देने के लिए कोऑपरेटिव मूवमेंट को हमारी कंट्री के अंदर, राइट। और अभी हमने क्या देखा कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन से ईयर का है, बताना सर। अभी मैंने बताया कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन से ईयर का है, बताओ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, किसको याद है? रिटेनिंग पावर रखो, जल्दी से लिख दो, जल्दी से लिख दो। किसी को याद है? 2011। वेरी गुड अमन राज जी, वेरी गुड। तो 2011 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो, और जब भी गाइस मैं बोलता रहूं ना, बहुत सारे स्टूडेंट ने लिखा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, आप बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ जो है वो रहा करो, राइट। और ये मान के चलो कि पूरी चीज अभी की अभी आपको याद होती आ रही है, और रात में बस आपको रिवाइज करना है। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, उसके तहत पार्ट 9 भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। पार्ट 9 भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और ये जो चीज थी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड ये पार्ट हम लोग को देखने को मिला था, राइट। कि कैसे जो है वो ऑपरेट करेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में किस प्रकार की पावर्स होंगी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रेगुलेट करने के पर्पस के लिए, राइट। और ये जो प्रोविजन जो था गाइस, ये पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था विदाउट गेटिंग देम रेक्टिफाइड बाय स्टेट लेजिस्लेचर एज रिक्वायर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो अमेंडमेंट किया गया था, इसमें 50%, 50% स्टेट्स की सहमति की आवश्यकता थी, वो सहमति नहीं ली गई। मतलब ऑब्वियस ही बात है कि सही तरीके से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है ये अमेंडमेंट नहीं हुआ, तो इसलिए नल एंड वॉइड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को डिक्लेयर कर दिया, राइट। इसके अलावा ये इवन फर्दर चला गया, ये इन्होंने पार्लियामेंट ने डिसाइड कर लिया कि कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए। जैसे कि इन्होंने बोला था कि नॉट मोर देन 21 डायरेक्टर्स। जैसे कि अभी आपको वाला वीडियो जो है वो सुनेंगे, देखेंगे वाला वीडियो जो मैंने भी आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर बनाया हुआ है, उसमें पूरी चीज कवर्ड है, हर एक एरिया, और उसको बहुत अच्छे से देख लेना। और उसके बाद लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक से एक बार बस पूरे चैप्टर को पढ़ लेना। जैसे ही आप पढ़ोगे, पूरी चीज मैंने समझाई हुई होगी, आपको पूरी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, राइट। और इसमें क्या करेंगे ये, मतलब पार्लियामेंट ने डिसाइड कर लिया कि कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए सोसाइटी के अंदर, उनका टेन्योर कितना होना चाहिए, 5 इयर्स के टेन्योर की उन्होंने बात करी थी, राइट। और उनके पास किस प्रकार का एक्सपर्टिज्म होना चाहिए तो मेंबर बनने के लिए सोसाइटी का, तो वो सब चीजें उन्होंने इस प्रकार की कंडीशन जो है वो रख दी थी, राइट। हालांकि इन्होंने पूरा जो पावर दिया था पार्लियामेंट ने स्टेट को ही दिया था, बट ऑब्वियस ही बात है, एक चीज बात को समझना, इन्होंने बोला तो था कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर होगी, पार्लियामेंट ने ये वाली चीज बताई थी। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि पार्लियामेंट ने नकार दिया था, पार्लियामेंट ने पूरी पावर अपने कंट्रोल में ले ली थी। ये पावर वाला गेम नहीं है, ये चीज है कि आपने सही प्रोसीजर के थ्रू जो है वो अमेंडमेंट नहीं किया, ये उसके ऊपर है। ये पॉइंट ध्यान में रखना, ये चीज आपसे मेंस में भी पूछी जा सकती है, या फिर इवन कभी आप पर्सनालिटी टेस्ट में जाएंगे ही और उस समय उन्होंने ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, तो आपका यही आंसर होना चाहिए। ये प्रोसीजर के ऊपर था, राइट। ये मतलब इसमें ये वाली चीज गलत नहीं है कि पार्लियामेंट ने जो पावर जो दी थी वो स्टेट लेजिस्लेचर को ही दी थी, और प्रोसीजर प्रोसीजर सही इन्होंने नहीं अपनाया। और इवन आप ये भी कह सकते हो, इस प्रकार से दूसरे एंगल से भी देख सकते हो इस चीज को, कि पार्लियामेंट ने पहले ही डिसाइड कर दिया कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो क्या क्या काम करेगी, मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर की पावर वो किस प्रकार से एक्सरसाइज करेगी, उसको पहले ही डिसाइड कर दिया पार्लियामेंट ने। मतलब कि कहीं ना कहीं स्टेट लेजिस्लेचर की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना एक प्रकार से, कि अगर आप बोलोगे पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके कि स्टेट को ये चीजें करनी है, मतलब कि इस एरिया के बाहर जाकर स्टेट नहीं कर सकती। बात यही हुई ना, हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। वही चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरप्रेट की, राइट। तो इस चीज को आपको समझना है मेनली। और मेजर प्रोविजन 97th अमेंडमेंट एक्ट का, जो दूसरे मेजर प्रोविजन थे, अब देखिए और क्या क्या था 97th अमेंडमेंट एक्ट में। एक तो था पार्ट 9 भी डाल दिया गया, जिसको निरस्त कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। इन्होंने क्या किया, 97th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर एक वर्ड है कोऑपरेटिव, इसको ऐड किया गया यूनियंस एंड एसोसिएशन के बाद आर्टिकल 19 क्लॉज 1C में, मतलब कि फंडामेंटल राइट में। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा कि कोऑपरेटिव शब्द जो है वो फंडामेंटल राइट में कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू शामिल किया गया। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, ये चीज आपको याद रखनी है, क्लियर है। और देखिए इन्होंने ये भी कर दिया
पार्ट 3 के अंदर, मतलब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 को ऐड कर दिया गया, जिसके थ्रू सभी सिटीजन्स के पास फंडामेंटल राइट हो कि टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स। हम देखते हैं ना फंडामेंटल राइट जब पढ़ते हैं तो कोऑपरेटिव्स को फॉर्म करने का अधिकार जो है वो सभी के पास हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और इसको फंडामेंटल राइट का स्टेटस जो है वो दे दिया। एक नया आर्टिकल 43B, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो पार्ट 4 के अंदर आता है उसमें ऐड कर दिया 43B आर्टिकल, राइट। तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान में रखना, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डीपीएसपी में कौन सा आर्टिकल है जो कि कोऑपरेटिव से एसोसिएटेड है, तो आपको 43B ध्यान में रखना है, राइट। और इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करने के पर्पस के लिए किया गया, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या होता है, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि स्टेट के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। जैसे आर्टिकल 12 में आपने स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी होगी, जैसे गवर्नमेंट भी आता है, कल को आप ऑफिसर बनेंगे तो आप भी आ जाओगे स्टेट के अंडर ही आ जाओगे आप, यानी कि स्टेट की डेफिनेशन का ही हिस्सा बन जाओगे आप, क्योंकि आप गवर्नमेंट की मशीनरी हो, राइट, आने वाले समय के। तो इसमें क्या चीज हम लोग को देखने को मिल रही है कि स्टेट को कुछ डायरेक्शंस दिए जाते हैं कि स्टेट को जो है वो किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। अब ये बाउंडेड नहीं होता है, स्टेट करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो ना करे। बट हाँ, अब हम देख रहे हैं कि इसको बाउंडेड बना दिया गया है आर्टिकल 19 के अंडर, हमें देखने को मिला, क्योंकि फंडामेंटल राइट के अंदर शामिल कर दिया कि हर एक व्यक्ति जो है उसके पास अधिकार है कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने का, राइट, फॉर्म करने का। अब ये सब चीजें तो हो गई, तो हमने क्या चीज सीखी अभी कि पार्ट 9B जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वॉइड जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया। ये चीज हमने सीखी। अब केंद्र ने क्या बोला इस चीज को लेकर, केंद्र ने बोला कि भैया हम तो चाह रहे थे प्रोफेशनलिज्म को इंजेक्ट करना, हम तो चाह रहे थे कि प्रोफेशनलिज्म आए, वहां की सोसाइटी के अंदर कुछ मेंबर ऐसे हो जिनके पास एक्सपर्टीज नॉलेज हो। जैसे कि जब आप ये पढ़ेंगे, जो मैंने वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है उसमें भी क्लियरली बताया हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो है वो किन किन चीजों को हाईलाइट किया, कि जैसे कि बैंकिंग और फाइनेंस की फील्ड से लोग होने चाहिए, और भी मतलब वेरियस चीजों को मैंने उसमें इंक्लूड कर दिया, बताया हुआ है। मतलब जो पूरी चीज जो लक्ष्मीकांत में लिखी हुई है एज इट इज, उसको बहुत ही क्लियर कट तरीके से उसमें समझाया हुआ है, उसको आप एक बार जरूर देखिएगा, राइट। और अपनी आईडी से लॉग इन करके देखिएगा, जो आईडी मुझे आपने दी थी। और देखिए गवर्नमेंट जो है गाइस, इन्होंने प्रोफेशनलिज्म जो है वो इंजेक्ट करने की कोशिश करी, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, और ऑटोनॉमी यानी कि और पावर जो है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करी सोसाइटीज को। बट ऑब्वियसली बात है, सुप्रीम कोर्ट तो यही बोलेगी ना। और हम अगर देखें भी कि आपको इससे पहले जो है वो स्टेट से तो पूछना चाहिए कि स्टेट को करना है कि नहीं करना, आपने स्टेट की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। वही सेम चीज, वही एक्सप्लेनेशन जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले दिया था, वो आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए इस टॉपिक के अंदर, राइट। और इसके अलावा लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी बाय मेंबर्स हैज लेड टू पुअर सर्विस एंड लो प्रोडक्टिविटी। इन्होंने बोला कि मतलब अकाउंटेबल नहीं है मेंबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के, इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो सही तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से काम नहीं कर पा रही है। इवन इलेक्शन भी टाइम पर नहीं हो पा रहे हैं, और कोऑपरेटिव जो है उनको वेल एस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर चलने की आवश्यकता है। तो ये सब चीजें के लिए उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हमने अमेंड कर दिया, बट आपको प्रोसीजर तो फॉलो करना चाहिए ना, दैट इज रिक्वायर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, बट उन्होंने वो चीज फॉलो नहीं करी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मतलब डिस्क्राइब्ड एज क्वाजी फेडरल, मतलब कि इसमें ये वाली चीज कही गई कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसको आप क्वाजी फेडरल के तौर पर ले सकते हो। क्वाजी फेडरल आप समझ रहे हो ना, इसका मतलब ये होता है कि जो लेजिस्लेटिव पावर जो है, अगर उसकी हम बात करें उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेंटर और स्टेट के बीच में, अब मैंने आप लोग को फेडरलिज्म के बारे में पढ़ाया होगा पॉलिटी की क्लास में, जो स्टूडेंट पॉलिटी की क्लास में होंगे उनको पता होगा, अगर नहीं है कोई बात नहीं, मैं आपको अभी आसान शब्दों में बताऊं तो क्वाजी फेडरल का मतलब क्या होता है कि हमारी जो कंट्री हमें देखने को मिलती है वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है ना, फेडरलिज्म के ऊपर बेस्ड है। सेंटर के पास अलग पावर्स है, अपनी अलग शक्तियां, स्टेट के पास अलग शक्तियां। और फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, टू और मोर देन टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट, यानी कि दो या दो से ज्यादा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हमारे पास है। हमारे पास तो इवन थर्ड टीयर भी हम लोग को पंचायती राज देखने को मिलता है, राइट। तो ये क्या चीज हम देख रहे हैं कि अलग अलग पावर जो है वो अलॉट की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, अलग अलग इनको गवर्नमेंट को, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जब ऑलरेडी अलग अलग पावर जो है वो अलॉट की रखी है अलग अलग पर्टिकुलर गवर्नमेंट्स को, तो फिर अभी जो इसने किया, मतलब अभी जो सेंटर ने किया अमेंडमेंट करके, राइट, तो ये तो गलत किया ना। मतलब कि जो सब्जेक्ट जो मेंशन था, राइट, मैंने अभी आपको एंट्री नंबर 32 की बात करी कि एंट्री नंबर 32 स्टेट लिस्ट के अंदर जो चीज मेंशन थी, राइट, तो उसमें पावर बनाने की शक्ति, मतलब उसको उससे रिलेटेड कानून बनाने की शक्ति तो सिर्फ स्टेट के हाथ में थी, स्टेट के पास पावर थी, तो उसको सेंटर ने अपने खुद इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से कैसे कर लिया, तो वो प्रोसीजर को उन्होंने गलत ठहराया, राइट। और हालांकि अगर फिर भी अगर हम बात करें, जिसमें मैंने आपको पहले ही पढ़ा है कि हमारे यहाँ हम लोग फेडरलिज्म तो देखने को मिलता है, इवन क्वाजी फेडरल भी से कहा जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, और ज्यादा शक्तियां जो है वो सेंटर के हाथ में हम लोग को कई मायनों में देखने को मिलती है। मेन शक्तियां जो होती है वो सेंटर के हाथ में होती है, राइट, मेन इंपॉर्टेंट। इसके अलावा क्वाजी फेडरलिज्म का मतलब मैंने आपको बता दिया कि
इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ स्टेट बिटवीन यूनिटरी स्टेट एंड फेडरेशन, कि यूनिटरी स्टेट और फेडरेशन के बीच, मतलब आप ये कह सकते हो कि ब्लैक और व्हाइट के बीच में ग्रे लेयर जो है वो ये हम लोग को देखने को मिल रही है। बट हालांकि इसमें ग्रे लेयर पे जो भी आता है, एग्जाम्पल के तौर पर अभी समझो कॉन्करेंट लिस्ट, जैसे कॉन्करेंट लिस्ट है, दोनों ही के पास पावर हम लोग को देखने को मिलती है कानून बनाने की, दोनों ही मतलब इनके पास, गवर्नमेंट के पास, स्टेट एज वेल एज सेंटर, राइट। बट कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि टिल्ट जो होता है वो किसके पास होता है, सेंटर के पास होता है, कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंटर प्रिवेल करता है। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और पार्ट 9B जो है इसके अंदर ये वाला पॉइंट भी ध्यान में रखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, पार्ट 9B बताइए कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 243ZH से लेकर आर्टिकल 243ZT, राइट। तो ये हम लोग को पूरे आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने बोला कि इन आर्टिकल्स पर या फिर पर्टिकुलर पार्ट 9B पर कंप्लीट पावर जो होनी चाहिए वो स्टेट के हाथ में होनी चाहिए, और जो एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर जो होनी चाहिए वो स्टेट के हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि स्टेट लिस्ट के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ जाती है। बट ये पावर जो है वो कंप्लीटली स्टेट को नहीं दी गई, या फिर कहा गया कि उनकी पावर को अपने पार्लियामेंट ने पावर बताकर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके उनकी पावर जो है वो कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली, और कोर्ट ने यही चीज पॉइंट आउट करी कि आर्टिकल 243ZI makes it clear that state may only make law on incorporation regulation winding up of society subject to the provision of part 9B of 97th amendment। तो ये वाली चीज जो है वो पॉइंट आउट करी इस कोर्ट ने, राइट। और स्टेट्स के द्वारा रेक्टिफाई नहीं किया गया था, वो वाली चीज जो मैंने आपको बताई थी, और उसका करेक्ट आंसर भी आपने दिया आर्टिकल 368। तो इसके क्लॉज 2 में मेंशन है कि 1/2 मतलब 50% स्टेट लेजिस्लेचर की रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है जब भी स्टेट सब्जेक्ट को लेकर अगर डील कर रहा होता है अमेंडमेंट। तो ये वाला अमेंडमेंट स्टेट सब्जेक्ट को लेकर ही डील कर रहा था, राइट। तो ये सब चीजें हमने देखी, और ऐसा रेक्टिफिकेशन जो है वो नहीं किया गया था 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के केस में, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और कोर्ट ने, हाँ, इसमें एक चीज और ये वाली थी कि कोर्ट ने, हालांकि पार्ट 9B को इन्होंने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, बट इन्होंने ये भी कहा कि जब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात आती है, मतलब कि ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि अलग अलग स्टेट की हम लोग को देखने को मिलती है, बट वो एक साथ ऑपरेट कर रही होती है, राइट। यानी कि दो या दो से ज्यादा स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटी एक साथ जब एक्ट कर रही होती है, एक ही हम लोग को देखने को मिलती है, तो इस केस में हम लोग को देखने को मिलेगा कि सेंटर की जो मतलब जो कानून है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कानून है वो प्रिवेल करेंगे, क्योंकि मल्टी स्टेट का मामला इसके अंदर आ गया ना। तो ये वाली चीज यहां पर इन्होंने बताई थी कि व्हेन इट कम्स टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी विद ऑब्जेक्टिव नॉट कन्फाइंड टू वन स्टेट, यानी कि जिसका मतलब एक स्टेट तक सीमित, जिसके ऑब्जेक्ट्स हम लोग को नहीं देखने को मिलते हैं, तो लेजिस्लेटिव पावर जो होगी वो यूनियन ऑफ इंडिया की मतलब यूनियन लिस्ट में एंट्री 44 लिस्ट 1 के अंदर आ जाएगी। क्योंकि आप देखते हैं कि जैसे कि जीएसटी के केस में भी आप देख लो, जीएसटी के केस में भी हम आईजीएसटी की जब बात करते हैं, राइट, इंटीग्रेटेड जीएसटी की जब हम लोग बात करते हैं, तब इसमें भी हम लोग देखते हैं कि अल्टीमेट पावर जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है, यानी कि पूरा जो ये होता है, यानी कि इससे कलेक्शन जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है, राइट। फिर बाद में फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जब भी दो या दो से ज्यादा स्टेट्स की जहां बात आ जाती है, तब उस समय हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून जो होते हैं वो प्रिवेल करते हैं, राइट। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। और इट इज डिक्लेयर्ड दैट पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑपरेटिव ओनली इन सो फार एज इट कंसर्न मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बोथ विद इन वेरियस स्टेट्स एंड इन यूनियन टेरिटरीज। तो बताया कि पार्ट 9B तभी ऑपरेट करेगा जब मल्टी स्टेट की बात आएगी, बट एक इंडिविजुअल स्टेट की बात आएगी तो पार्ट 9B ऑपरेट नहीं करेगा। बट आपको तो सिंपल शब्दों में ये समझना है कि पार्ट 9B को नल एंड वॉइड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि जिस प्रकार से उसको लाया गया था वो प्रोसीजर ठीक नहीं था, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और 3 लिस्ट आती है कौन से पर्टिकुलर शेड्यूल के अंदर, तो 7 शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट हमें देखने को मिलती है। यूनियन लिस्ट में ये वाली चीज याद रख लेना, 98 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली इसमें 97 थे। स्टेट लिस्ट के अंदर 59 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली 66 थे। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर 52 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली 47 थे। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। अब आप बताओ कि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन इस टॉपिक में किसी भी स्टूडेंट को, जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। और कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला वाला टॉपिक तो जरूर देख लेना। चलो क्लियर है, ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। स्पीडी ट्रायल कितना ज्यादा जरूरी है, स्पीडी ट्रायल आप सभी लोग जानते हैं। अब ट्रायल क्या होता है, ट्रायल के बारे में आप सभी लोग को पता होगा। ट्रायल के बारे में सभी को पता है, सभी को पता है तो बताओ, आगे बढ़े। ट्रायल का मतलब क्या होता है, किसी को थोड़ा भी कंफ्यूजन ट्रायल के बारे में तो बताओ, मैं उसको पढ़ा दूंगा। बहुत बेसिक सी चीज है ट्रायल। पेशिया, जैसे कि एक व्यक्ति है, उसने
मान लेते हैं हम लोग क्राइम नहीं भी किया बट पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उसको जेल में बंद कर दिया, तो वो जेल से अपना केस लड़ता है। और हम लोग जानते हैं कि जब तक जज जो है वो डिक्लेयर ना कर दे, जुडिशरी डिक्लेयर ना कर दे कि कोई व्यक्ति जो है वो अपराधी है, तब तक वो अपराधी नहीं होता, तब तक वो इनोसेंट होता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को इसके अंदर देखने को मिलती है कि कई बार लोग जो है वो जेल से ट्रायल लड़ रहे होते हैं, मतलब ट्रायल कर रहे होते हैं, उनकी पेशियां चल रही होती है, अभी तक केस उनका फिनिश ही नहीं हुआ होता है, बावजूद उसके वो बंदी बने रहते हैं, डिटेंट रहते हैं। तो अभी भीमा कोरेगांव कास्ट वायलेंस केस में हाईलाइट किया गया अंडर ट्रायल्स के इशू को, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीडी ट्रायल जो है वो एक फंडामेंटल राइट हमें देखने को मिलती है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, क्वेश्चन आएगा, स्पीडी ट्रायल एक फंडामेंटल राइट है, ये किस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर रखी गई है? तो आर्टिकल 21 आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल 21 के अंदर इसको रखा गया है। और चार्जेस जो केस में मतलब फ्रेम नहीं होते हैं, राइट, कई बार विटनेसेस जो होते हैं उनका अभी तक उनकी जांच चल रही होती है, एग्जामिन किया जाता है, यानी कि उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, राइट। और इसी कारण काफी सारे लोग जो है वो जेल में कह सकते हैं सड़ रहे होते हैं, इसी कारण काफी सारे लोग बेचारे, राइट, और काफी सालों से सड़ रहे होते हैं। तो ये एक इशू हम लोग को देखने को मिलती है। और देखो, राइट टू लाइफ के अंदर क्या आता है? कोई मुझे एक वर्ड पॉइंट आउट करेगा कि राइट टू लाइफ क्या सिर्फ राइट टू लाइफ है या लिव लाइफ है? अगर हम बात करें राइट टू लाइफ की, तो राइट टू लाइफ में तो आती तमाम चीजें हैं, बट मैं चाहता हूं आपसे कि बिल्कुल एक स्टेटमेंट कहता है, अगर आपने पॉलिटी ध्यान से पढ़ी होगी, तो राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू लाइफ 21 में मेन जो फंडामेंटल चीज है वो सिर्फ राइट टू लाइफ नहीं है, राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी हम लोग को देखने को मिलती है। इस चीज को बेसिकली डिग्निटी को स्ट्रेस दिया गया, और ये वाली चीज जब आप मेंस पे लिखेंगे तो राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी तो जरूर मेंशन करना। अब आप खुद सोचो, एक व्यक्ति बहुत सारी चीजें, उसमें बहुत सारी चीजें, राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी इज इंपॉर्टेंट, राइट, मतलब फंडामेंटल पे, बेसिक पे, इनिशियल लेवल पर। तो राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी जो चीज हमें देखने को मिलती है, तो उसमें अब ऑब्वियस ही बात है कि एक व्यक्ति जो है वो जेल में है, कैद है, अब ऑब्वियस ही बात है कि उसकी तो डिग्निटी की बैंड बज चुकी है, राइट। और दूसरी बात, वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, एक तो उसको बेल भी नहीं मिल पा रही, और इवन बेल भी हम लोग को देखने को मिलता है कि लोगों को मिलनी चाहिए, उसका भी अधिकार है कि लोगों को बेल मिलनी चाहिए, बट हाँ वो मतलब जैसे कि कभी कोई गंभीर मामला हो तो उसमें नहीं मिलती है, राइट, वैसे मिल जानी चाहिए, राइट। तो ये वाली चीज है, बट काफी सारे लोग जो है वो इसके अंदर जेल के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, और ये कारण भी एक है कि केसेस जल्दी जल्दी रिजॉल्व नहीं होते, उसके कारण हमारी जेल्स भी ओवर क्राउडेड हमें देखने को मिलती है कि नहीं? तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट स्पीडी ट्रायल का हम लोग को क्या देखने को मिलता है? तो एम ये है कि राइट टू स्पीडी ट्रायल जो है उसको सोसाइटी के अंदर मतलब जस्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इनकलकेट करना, शामिल करना, राइट, कि जस्टिस देने के लिए। और पहली बार मैग्ना कार्टा जो इंग्लिश लॉ है, ब्रिटिशर का लॉ है मैग्ना कार्टा, तो उसमें पहली बार ये वाली चीज स्पीडी ट्रायल के अधिकार की बात की गई थी। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सेकेंडली, इंडिया के अंदर आर्टिकल 21 में हमें देखने को मिलता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड of his life or personal liberty except according to procedure laid by law। तो हालांकि इस आर्टिकल में ये वाला पॉइंट यहां पर मेंशन्ड है, बट मैं चाहूंगा कि आप जो पॉइंट मेंशन करें वो राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी का करें, राइट, ये कहीं पर लिख लो आप, राइट। और वैसे ये वाली चीज तो है कि किसी भी, अब देखो यहां पर किसी व्यक्ति की जान जो है वो ली तो नहीं जा रही है, बट हाँ उसका मतलब काफी मतलब उसकी लाइफ का काफी पार्ट जो है वो उसका छीना जा रहा है उससे, उसको जेल में बंद करके, बट राइट टू डिग्निटी भी इसमें ऐड कर लेना आप, राइट। अब ये राइट टू स्पीडी ट्रायल का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे उत्पन्न हुई ये राइट टू स्पीडी ट्रायल? तो 1978 बाबू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस हमें देखने को मिला था। इसमें मेंशन किया गया था कि आवर जस्टिस सिस्टम, हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो काफी ज्यादा स्लो हम लोग को देखने को मिलता है, और ये काफी लीथल है फेयर ट्रायल के लिए, राइट, फेयर ट्रायल के लिए काफी घातक हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, जब भी डिसीजन लिया जाता है। और स्पीडी ट्रायल का कॉन्सेप्ट या स्पीडी जस्टिस जो हमें देखने को मिलता है, ये सोशल जस्टिस का एक कंपोनेंट है। ऐसा आपने कई बार सुना होगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस बरीड, लिख लो, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस बरीड, कि अगर न्याय जो है वो डिले होगा तो इसका मतलब है कि न्याय है ही नहीं, राइट, क्योंकि न्याय डिले हो रहा है, राइट। तो ये लिख लो कई बार, ये वाले स्टेटमेंट कई बार आप उपयोग कर सकते हैं मेंस में। फिर ये वाले एक चीज हुई। फिर दूसरा हम लोग को हुसैन नारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस देखने को मिला। देखो, यू डोंट नीड टू रिमेंबर कि कौन सा केस हुआ था, क्या हुआ था, बट आपको एटलीस्ट एक चीज पता होनी चाहिए कि इसके ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए, कि जैसे कि मतलब ये हमारे यहाँ पर जैसे ये पॉइंट्स है कि हमारा जस्टिस सिस्टम जो है वो इतना स्लो है, और इसके कारण फेयर ट्रायल जो है वो काफी घातक होता जा रहा है, लीथल होता जा रहा है।
राइट। तो ये आपको पॉइंट्स मेंस के लिए ध्यान में रखने हैं। बाकी ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं, केस बेस ये सब चीजें ना प्रीलिम्स में आएगी और मेंस में भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाई चांस अगर भूल गए, कुछ भी चीज भूल गए, सपोज कि ईयर ही भूल गए और उन्होंने सर्च करके चेक कर लिया, तो फिर आपके दूसरे क्वेश्चन के आंसर कितने ही अच्छे आपने लिखे हो, वो फिर जस्टिस नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए थोड़ा सा स्मार्टली आपको मूव करना है, राइट। तैयारी भी करनी है, इस प्रकार से करनी है, रट्टाबाजी नहीं करना है कहीं पर भी, समझो समझकर। और कुछ पॉइंट्स होते हैं अच्छे अच्छे, अगर कुछ पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं तो आप अपने नोट्स बनाते चलो मेंस के लिए जो आप तैयार करते हैं, राइट। इसके अलावा देखो, अब एक और केस हमें देखने को मिला था जिसमें बेसिस बना था, राइट, बेसिस बना था कंसेप्ट ऑफ स्पीडी ट्रायल का। और इसमें जो ट्रायल प्रिजनर्स जो है, जो कि जेल के अंदर, यानी कि जो कैदी हैं जिनका ट्रायल चल रहा है, जो जेल के अंदर है, जो प्रिस्क्राइब जो यानी कि बताया गया जो समय है, तो उससे ज्यादा अगर वो हमें देखने को मिलते तो उनको बेल दे देना चाहिए। और अगर नहीं है तो वो तो ऑब्वियस ही बात है कि वो तो उल्लंघन है सीधे सीधे फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 21 के तहत, राइट। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिल रही है। और राइट टू स्पीडी ट्रायल जो है वो एसेंशियल पार्ट हम लोग को फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का देखने को मिलता है। ये करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस 1994 का था, उससे रिलेटेड बताया गया था, उसमें हम लोग को देखने को मिला था। अब देखो कौन से फैक्टर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं केसेस की पेंडेंसी के लिए। तो ये हम जानते हैं कि एक तो बहुत सारे केसेस लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब क्यों बढ़ रहे हैं केसेस, क्यों बढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि पुलिस जो है वो समय पर चार्जशीट पेश नहीं कर रही। कई बार लॉयर के कारण हम लोग को देखने को मिलता है कि ये देखो ये पूरे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि क्यों जो है वो केसेस मतलब बढ़ रहे हैं। चलो इसके बारे में बात करेंगे, पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लॉयर्स हैं, कई बार क्या करते हैं, लॉयर भी हरकत कर देते हैं, लॉयर टाइम पर कोर्ट में नहीं पहुंचते हैं, राइट, वो छुट्टी मांग लेते हैं। कई बार जज भी जो होते हैं वो छुट्टी पर चले जाते हैं, जज छुट्टी पर नहीं, मतलब कि कोर्ट, कई बार कोर्ट की छुट्टी चल रही होती है, आपको पता होगा कोर्ट की भी बहुत लंबी लंबी छुट्टी होती है, महीने महीने तक की छुट्टी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये सब चीजें। दूसरी बात, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं है कि जिससे कि फटाफट ट्रायल जो है वो कंडक्ट हो जाए, ये वाली चीजें। ये देखो लॉयर या एडवोकेट्स डिले करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है, मतलब फैसिलिटीज वगैरह हम लोग को नहीं प्रॉपर देखने को मिलती है। एडजर्नमेंट का प्रोविजन हम लोग को देखने को मिलता है कई बार, जैसे कि जज जो है वो एडजर्न कर देते हैं, बंद कर देते हैं, राइट। इसके अलावा वेकेशन, कोर्ट का वेकेशन हम लोग को देखने को मिलता है। कई बार इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो होती है वो डिले कर देती है केसेस को। कई बार जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने में देरी हो जाती है, तो मतलब जैसे होता है ना कि कई बार आप बताओ कि ये ब्लड सैंपल की वो टेस्टिंग होती है लैब्स वगैरह में, तो वहां से आने में डिले हो जाता है। तो ये सब इशू हम लोग को देखने को मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि केसेस जो है, क्योंकि आज के डेट में हम लोग को बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिले। एक तो जेल ओवर क्राउड वाला आर्टिकल देखने को मिला है कि जेल ओवर क्राउडेड है हमारे यहाँ पर, है कि नहीं। और इस ये अभी कोरोना वायरस के समय तो बहुत ज्यादा ये सब आर्टिकल्स आए थे। तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, राइट। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर मेजर्स, कुछ उपाय जो है लिए जा सकते हैं डिले को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे कि इफेक्टिव तरीके से कोर्ट्स को मैनेज किया जाए, जज जो है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग समय समय पर प्रोवाइड किया जाए रेगुलर बेसिस पर, राइट। रेशियो जो होना चाहिए पॉपुलेशन और जजेस का, उसको बढ़ा देना चाहिए, राइट। और इसके अलावा केसेस जो होने चाहिए वो असाइन करने चाहिए अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ जज, यानी कि जज जिस एरिया में स्पेशलाइज्ड है, जिस जिस जज ने उसी से रिलेटेड केसेस मतलब काफी सारे ऑलरेडी वो किए हैं, मतलब सॉल्व किए हैं, तो उन्हीं जज को जो है वो केस सौंपना चाहिए, राइट। आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता, जहां पर भी पॉसिबल हो, और पर्टिकुलरली छोटे मोटे ऑफेंस पे तो बिल्कुल कंपलसरी कर देना चाहिए मध्यस्थता को। आपको पता होगा कि एक व्यक्ति दूसरे को गाली बक देता है तो वो कोर्ट में चले जाते हैं कि इसने हमें गाली बकी। पता है आपको, ऐसे केसेस भी होते हैं, मतलब कोर्ट के अंदर सिर्फ एक गाली बकने पर लोग चले जाते हैं कि इसने गाली कैसे बकी मुझे। और उससे क्या होता है कि अब पेशियां चलती होती है, अब वो छोटे छोटे केसेस, मतलब जो कि टुच्चा सा केस, गाली बकने वाला, राइट, तो वो लोग सामने लेकर आए थे, सामने वाले को हरास करने के लिए। कई बार होता है ना, एक पार्टी दूसरी पार्टी, किसी ने गाली बक दिया, बोलता है रुक बेटा अब तेरे को कोर्ट में घसीटता हूं मैं, और गलती से अगर वो व्यक्ति जिसको गाली बकी वो लॉयर निकला, तो उसका तो पूरा काम तो कोर्ट में ही है, उसको तो क्या करना, उसको तो कहीं जाना नहीं। अब वो दूसरे को घसीटता रहेगा, भले ही वो कोई भी बिजनेसमैन हो या सर्विस वाला हो, बेचारे को बार बार कोर्ट आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भी हरास करते थे काफी सारे लोग छोटे मोटे ऑफेंस में। तो ऐसे जो छोटे मोटे ऑफेंस होते हैं वो फिर वो कर देते हैं, मतलब बहुत पेंडिंग कर देते हैं, कोर्ट को डिले करवा देते हैं। और न्याय पंचायत को ऑथराइजेशन दे देना चाहिए कि छोटे मोटे मामले जो है वो न्याय पंचायत जो है वो रिजॉल्व करे, डिस्पोज करे। और प्रोसीजर जो होना चाहिए एडजर्नमेंट का, उसको मॉडिफाई करना चाहिए एडजर्नमेंट के प्रोसीजर को, और उस पर लिमिट लगा देनी चाहिए, फाइन लगा देना चाहिए। जैसे कि कई बार कुछ एप्लीकेशन आती है कि अरे थोड़ा सा मतलब डिले कर दो, वकील नहीं है या ये नहीं है वैसा नहीं है। तो अगर प्रॉपर तरीके से, अगर मतलब कुछ लोग होते हैं ना वकील लोग, कई बार केसेस को डिले करवाते हैं, कई बार आप देखिएगा, बहुत बार देखेंगे कि अगली पेशी दे दो, ये कर दो, वैसा कर दो। तो अगर उनके पास सही ग्राउंड्स नहीं है उसको डिले कराने का, तो उनके ऊपर फाइन भी इम्पोज करना चाहिए। और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने की सख्त आवश्यकता है अगर इस डिले को हम लोग को कम करना है तो।
तो क्लियर है यहां तक बात है? किसी को कोई भी डाउट तो बताओ, फिर आगे बढ़े हम लोग। क्लियर, चलो वेरी गुड। अब देखो पेपर 3 के टॉपिक्स को कवर करेंगे। न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम, इसके बारे में हालांकि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस ये अभी धरती पर वापस आ गए हैं। 10 मिनट की फ्लाइट थी इनकी स्पेस पर, राइट। और ब्लू ओरिजिन का न्यू शेफर्ड स्पेसक्राफ्ट ये हमें देखने को मिलता है। पॉइंट टू बी नोटेड, न्यू शेफर्ड स्पेसक्राफ्ट किसका है? तो ब्लू ओरिजिन का हमें देखने को मिल रहा है, राइट। इनके ब्रदर के साथ ये गए थे, मार्क बेजोस के साथ, वैली फंक के साथ, और 18 साल के पैसेंजर ओलिवर डायमंड इनके साथ जो है ये गए थे। तो देखो ये स्टेट सिविल सर्विसेज में ऐसे नाम कई बार आ जाते हैं, तो थोड़ा सा अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन पॉइंट्स पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, यानी कि ये नाम वगैरह पर। तो इसका महत्व क्या है, इस मिशन का महत्व क्या है? तो एस्ट्रोनॉट जो है वो 3 से 4 मिनट तक इन्होंने जीरो ग्रेविटी को एक्सपीरियंस किया। और करमन लाइन, पॉइंट टू बी नोटेड, ये क्वेश्चन आएगा इस बार, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्यों 99% आने की संभावना है किसी ना किसी स्टेट सिविल सर्विसेज में या यूपीएससी में भी आने की बहुत ज्यादा संभावना है। करमन लाइन क्वेश्चन आएगा। करमन लाइन क्या है? तो ये रिकॉग्नाइज्ड, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री है स्पेस की, मतलब कि एक लाइन है उसके बाहर जो है वो स्पेस शुरू हो जाता है, ये रिकॉग्नाइज किया हुआ है, राइट। इमेजिनरी लाइन है, ऐसा नहीं है कि ये लाइन बनी हुई है। तो करमन लाइन आपको ये वाली चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। और ये वाली चीज आप लोग को पता होनी चाहिए कि एस्ट्रोनॉट गए और एक्सपीरियंस किया। अच्छा अब मुझे बताओ, मैंने आपको पिछले हफ्ते पढ़ाया कौन सा मिशन था कि जो कि इसी प्रकार का था, स्पेस में लेकर गए थे, और वो मिशन का नाम बताओ मुझे, और दूसरा वो मिशन किस कंपनी का था वो बताओ, जल्दी बताओ फटाफट, याद आ जाना चाहिए। अगर याद नहीं आ रहा तो रिवीजन नहीं कर रहे हो। और मैंने आपको बताया कि रिवीजन का आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए। आज सुबह आप पढ़ रहे हो, आज सुबह वाली क्लास ही अटेंड कर रहे हो, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। रात में सोने से पहले, नहीं नहीं नहीं, आदित्य 11 तो सोलार उसका है, सूर्य का है, सूर्य का है। आप मुझे ये बताओ कि अभी जो मिशन गया था कुछ समय पहले, स्पेस का ही मिशन था, 10-15 मिनट में वापस आ गए, मतलब 10-15 मिनट एंजॉय करने के बाद वापस आ गए थे। मैं आपको बोल भी रहा था देखो कितना बढ़िया फ्लोट कर रहा है। आप लोग की रिवीजन सही नहीं चल रही है, मुझे पसंद नहीं आई वाली बात। आप लोग रिवीजन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करो, रिवीजन नहीं करोगे तो फिर बाद में डिफिकल्टी आ जाएगी। आपको डेली रिवीजन करना है, रात में सोने से पहले, मतलब करना है, मतलब करना है। उस पर कोई मुझे वो नहीं चाहिए एक्सक्यूज। रिवीजन डेली और वीकली, संडे वाले दिन आप लोग को दिया जाता है कि आप पिछले पुराने एक हफ्ते की न्यूज को सिर्फ पढ़ लो, और फिर जब आपको आपके पास मैगजीन आती तो उसको पढ़ लो। अगर आप सिर्फ इतना कर लोगे ना तो मजा आ जाएगा, ठीक है। रिवीजन करो यार, रिवीजन पे भले ही आप अपना, लोग बताओ गलती, सबसे बड़ी गलती करते हैं एस्पिरेंट की, पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के बाद रिवीजन को टाइम नहीं देते, सोचते अरे यार यहाँ पे जो टाइम बर्बाद हो रहा है, हम लोग को आगे और भी पढ़ना है, हमारा बहुत सारी चीज पेंडिंग है। अरे ये चीज अगर रिवीजन नहीं करोगे तो पीछे की पूरी चीज जो पढ़ा है वो उड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो उसको अगर स्टोर करना है तो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिलेबस के पीछे मत भागो, दौड़ मत लगाओ, जो चीज पढ़ी है उसको रिटेन करने पर दौड़ लगाओ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, सॉरी वॉरी मत बोलो, मैं हूं तो यहाँ पर आप लोग को बताने के लिए। उसी स्ट्रेटजी, कितने सालों से बता रहा हूँ, ये वाली स्ट्रेटजी, इसको फॉलो करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखना ये आपके लिए मिराकुलस होने वाली है। तो यूनिटी 22 याद आया? अब याद आ गया? अब याद आ गया? कुछ तो याद आया होगा, ठीक है। तो इसमें हमने बात करी थी, इसका था ये कंपनी जो थी, वो वर्जिन वर्जिन कंपनी का ये हम लोग को देखने को मिला था, राइट। तो वैसे ही अमेजॉन का ये न्यू शेफर्ड हम लोग को देखने को मिला। अब देखो रॉकेट सिस्टम क्या है ये, तो इन्होंने रॉकेट सिस्टम बिल्कुल वैसे ही बनाया जैसे कि इलॉन मस्क का हम लोग को देखने को मिलता है। रॉकेट सिस्टम इलॉन मस्क का, ये टूरिस्ट को लेकर जा रहे हैं सक्सेसफुली इस रॉकेट सिस्टम के थ्रू, और इसे ब्लू ओरिजिन के द्वारा बनाया गया, अमेजॉन की कंपनी, राइट। और मतलब अमेजॉन के ओनर की है। और न्यू शेफर्ड जो है इसका नाम रखा गया एक एस्ट्रोनॉट के नाम पर, एलन शेफर्ड के नाम पर। तो ये वाला पॉइंट भी याद रखना, ये चीज आ सकती है। ये पहले अमेरिकन थे जो कि स्पेस पर गए थे, राइट, एलन शेफर्ड। और ये 100 किलोमीटर धरती के ऊपर, 100 किलोमीटर के एरिया तक लेकर जाएगा, मतलब कि लोगों को, ह्यूमंस को, और उनको स्पेस टूरिज्म जो है वो करवाएगा, स्पेस टूरिज्म जो है वो करवाएगा वर्जिन गैलेक्टिक। हाँ चलो ठीक है। अब देखो, अब रिकॉल कर रहे हो आप लोग, तो देखो कितनी अच्छी बात है कि अभी थोड़ी देर पहले तक आपको नहीं आ रहा था, अब रिकॉल कर लिया आपने। मैं वही कह रहा हूं आपको, आपको जो है वो चीजों को रिकॉल करना है, अपने ब्रेन की मेमोरी को आपको स्ट्रॉन्ग करना है कि वो स्टोर करके रखे, क्योंकि आपका सिलेबस है अच्छा खासा। बट देखो सिलेबस को पूरा कंप्लीट करने के चक्कर में मत भागो, राइट। क्योंकि देखो आपको सिलेबस में से मुश्किल से 50
आप वैसे भी सिलेक्शन 50% पे होता है, राइट? तो आपको हर चीज पढ़ने के पीछे मत मत भागो, इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने के पीछे भागो और उसको स्टोर करने के पीछे भागो। और जो मैं मैगजीन दे रहा हूँ, जो ये मैं कंटेंट दे रहा हूँ, ये तो आपकी फर्स्ट फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए यार, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं चीजों से रिलेटेड। चलो, तो 100 किलोमीटर ऊपर जाएंगे और उसके बाद ये मतलब एक टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से और रिसर्च के पर्सपेक्टिव से हम लोग को देखने को मिल रहा है। इस सिस्टम में एक खास बात यह है कि फुली रीयूजेबल है, वर्टिकल टेक ऑफ, वर्टिकल लैंडिंग वाला स्पेस व्हीकल है, जैसे कि इलोन मस्क ने जिस टेक्नोलॉजी पर बनाया था, काम किया था इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, राइट? मैं अगर गलत नहीं तो फैल्कन 9 उनका रॉकेट सिस्टम हमें देखने को मिलता है। इसको कंफर्म कर लेना, अभी मुझे याद नहीं है। फैल्कन 9 मुझे जहां तक याद है कि इनका ये रॉकेट सिस्टम इसी प्रकार का हमें देखने को मिलता है। इसको लिख लो कहीं पे, कंफर्म कर देना। अगर कंफर्म सही रहा मैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर नहीं रहा मैं तो करेक्ट कर देना मुझे। तो देखो, साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव इस मिशन के हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं? एस्ट्रोनॉट को लेकर जाएंगे, रिसर्च पेलोड जैसे कि करमान लाइन तक जो है वो लेकर जाएंगे, और अब पैसा भी इसमें कम लगेगा, ज्यादा पैसा लगेगा नहीं इसके अंदर, राइट? और मतलब आसानी से स्पेस पर पहुंचा जा सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से पहुंचा जा सकता है। सर मैं आपकी थोड़ी सी मतलब पहले ये टॉपिक्स में कवर कर लूं, फिर अपन एंड में इस विषय में बात करेंगे, दूसरे इश्यूज जो आपके हैं तो उस पर एंड में बात करेंगे हम लोग, ठीक है? मुझे एक बार रिमाइंड कर देना, इसी चीज को कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है? तो ये चीज हम लोग को इसकी देखने को मिल रही है पूरी की पूरी, राइट? तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। किसी को इस टॉपिक में कोई डाउट है तो बताओ गाइज। इससे रिलेटेड जैसे कि अगर आपको कुछ और कुछ पूछना है ना मुझसे, जैसे कि कुछ कोई भी और चीज, तो आप मुझे एंड में बताया करो, ठीक है? पहले अपन ये पूरे टॉपिक्स को कवर कर लें, और टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो जैसे ही मैं टॉपिक फिनिश करूं उसके बाद बता दिया करो, जैसे कि बीच में फ्लो बिगड़े ना और कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, ये टॉपिक लगातार न्यूज में आ रहा है। इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इससे रिलेटेड शॉर्ट नोट चाहो तो बना लेना। वैसे भी 1-2 मिनट के वीडियो में मैंने पूरी चीज पर आपको एक्सप्लेन कर दी थी। 1-2 मिनट या 5 मिनट का मैक्सिमम वीडियो होगा, तो जिसमें पूरी चीज बता दी थी, बट फिर भी अगर आप चाहो तो अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना, राइट? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया था, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट? मेन चीज आपको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में जानना जरूरी है, राइट? ये चीज आप बहुत अच्छे से जो है वो पढ़ लो। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में ये ऑलरेडी कवर करवाया जा चुका है, और कल मैंने आप लोग को वीडियो भी पोस्ट कर दिया था आप लोग के लिए, राइट? होपफुली आपने वो देख लिया होगा। अब देखो, अब ये बताओ, आपको ज्ञानशीला में मैंने स्विस अल्प्स के बारे में मैंने आपको दिया था ज्ञानशीला की पीडीएफ में। किसी ने पढ़ी है और नहीं पढ़ी है तो पढ़ लिया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है वाली पीडीएफ भी। मेरा एक क्वेश्चन है, स्विस अल्प्स है कहां पर? कहां पर ये माउंटेन्स हम लोग को देखने को मिलता है? कौन से कॉन्टिनेंट में है ये बताओ? स्विट्जरलैंड, वो तो नाम समझ में आ रहा है, यूरोप आप लोग जानते हैं, ठीक है? तो उसकी लोकेशन आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है कि अल्प्स माउंटेन जो है वो कौन सी कंट्रीज में, कौन सी कंट्रीज में फैले हुए हैं। तो वो कंट्रीज के बारे में भी अच्छे से देख लो। मैंने आपको उसमें मैप भी दिया था, कि मैंने वहां पर मेंशन भी किया था, अगर आपको याद आ रहा होगा, कि मतलब सी मैप की मैप को देखो, ऑब्जर्व करो, राइट? तो क्लाइमेट चेंज के कारण 1000 से भी ज्यादा लेक्स स्विस अल्प्स में हम लोग को देखने को मिल रही है कि बन गई हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट हुए स्विस अल्प्स के, और 1000 से भी ज्यादा नई लेक्स जो है उनका फॉर्मेशन हो गया। और ये किस वजह से हुआ? क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ, रैपिड क्लाइमेट चेंज के कारण। क्लाइमेट चेंज के चलते टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है, और उसके कारण हुआ। एंड ऑलमोस्ट 1200 न्यू लेक्स, नई लेक्स जो है वो फॉर्म हुई है। और कब से फॉर्म हुई है? सिंस एंड ऑफ लिटिल आइस एज अराउंड 1850। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन आएगा लिटिल आइस एज का, वो बताओ, टाइमलाइन बताओ। अब आइस एज के नाम से लोग जो है वो पूरे मतलब हजारों उसमें चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, राइट? साल, आपको हजारों साल पीछे नहीं आना है। 14th सेंचुरी, अर्ली 14th सेंचुरी से लेकर मिड 19th सेंचुरी के पीरियड को कहा जाता है लिटिल आइस एज का पीरियड। मतलब कहा जाता है कि ऐसा पीरियड था जिस समय ठंडी जो है वो बढ़ी थी। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि इसके बाद से तो हम लोग देख रहे थे, यानी कि इसी पर्टिकुलर टाइमलाइन में आप देखेंगे कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में शुरू हो गया था। बट आपको बता दें कि काफी सारी जगहों पर साइंटिस्ट जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया लिटिल आइस एज के जो कॉजेज हैं वो क्या क्या हम लोग को देखने को मिलते हैं। एक तो ऑर्बिटल साइकिल, जैसे कि धरती जो सूर्य के चक्कर लगाती है, तो उसके साइकिल में थोड़ा सा हम लोग को डिफरेंस जो है वो देखने को मिला। और इसके अलावा सोलार एक्टिविटी डिक्रीज हो गई। अब सोलार एक्टिविटी डिक्रीज होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि टेम्परेचर कम होगा ही होगा। वॉल्केनिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो गई कुछ कुछ जगहों पर। अब जब ऐसा हुआ कि कहीं पर सोलार एक्टिविटी डिक्रीज होने के कारण और वॉल्केनिक एक्टिविटी इंक्रीज होने के कारण कई केसेस में हम लोग देख रहे थे कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को इस प्रकार से देखने को मिल रहा था टेम्परेचर में।
जैसे आज की डेट में हम लोग देखते हैं ना कि क्लाइमेट चेंज के कारण अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल होता है, कहीं पर वर्षा हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही। तो वैसे ही वो वाला केस जो हो गया था धरती में, इस प्रकार से कुछ जगह पर ठंडी बढ़ गई थी, कुछ जगह पर नहीं बढ़ी थी। जैसे कि आप देखेंगे आगे चल के यहाँ पर लिखा है कि ऑल्टर्ड ओशियन करंट फ्लोज, ओशियन के करंट के फ्लोज में ऑल्टरेशन हम लोग को देखने को मिला, राइट। ह्यूमन की पॉपुलेशन में फ्लक्चुएशन हम लोग को देखने को मिला दुनिया के अलग अलग एरियाज पर, पार्ट्स पर। अब इसके कारण कहीं पर रिफॉरेस्टेशन हुआ, मतलब कहीं पर लोगों ने पेड़ लगाया और कहीं पर डिफॉरेस्टेशन कर दिया, राइट। और या फिर कहीं पर नेचुरली एफॉरेस्टेशन हो गया, राइट, आप ये कह सकते हो। और इसके अलावा वेरिएबिलिटी ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, पूरे दुनिया भर के क्लाइमेट में वेरिएबिलिटी हम लोग को देखने को मिली कि कहीं पर क्लाइमेट चेंज कहीं पर ऑब्जर्व हो रहा है, कहीं पर नहीं हो रहा है, राइट, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये कुल मिलाकर इसके जो चेंजेस थे, अगर एक सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस, एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस, एक सिंगल वर्ड में ये पूरी चीज, ये चेंजेस क्यों हुए, बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक, और एंड ड्यू टू सम नेचुरल फैक्टर्स आल्सो, जैसे कि सोलर एक्टिविटी का आप मेंशन कर सकते हो। तो हमेशा कोशिश करो मेंस में आपको ये चीज करनी है कि मतलब ज्यादा चीजें आपको लिमिटेड सेंटेंस में जो है वो कवर अप करनी है। मतलब आपका सेंटेंस पॉइंट जो होना चाहिए इतना सटीक होना चाहिए कि एक ही पॉइंट पर उसका जो क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो क्लियर होता रहे, राइट। क्योंकि आपको लिमिटेड वर्ड्स में लिखना है, एकदम पूरी कथा तो आप सुना नहीं सकते अपने आंसर में, राइट। लिमिटेड वर्ड्स में आपको आंसर को लिखना है। तो कोशिश करो जब भी आंसर बनाने की कोशिश करो, कम, बिल्कुल कम शब्दों में मतलब लिखने की कोशिश करो। और इवन ये चीज, ये वाली चीज जो है वो आपको लोग को कब सीखोगे आप, जब आप अपने रेगुलर बेसिस पर कम शब्दों में चीजों को एक्सप्रेस करना अगर सीख लोगे, राइट, तब ये चीज पॉसिबल हो जाएगी। तो इस प्रकार की चीजें अपनी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस किया करो। नेशनल लॉजिस्टिक एक्सेलेंस अवार्ड्स, इसकी हम बात करते हैं। एक न्यूली लॉन्च अवार्ड है, एक नया अवार्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब ये अवार्ड लॉजिस्टिक का, लॉजिस्टिक एक्सेलेंस का। लॉजिस्टिक क्या होता है? सिंपल शब्दों में लॉजिस्टिक का मतलब यह है कि मतलब ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, वही उसका एक मेनली चीज हमें देखने को मिलती है कि मतलब सप्लाई ऑफ चेन, यानी कि पूरी सप्लाई ऑफ चेन, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन जो होना चाहिए वो, जैसे कि फार्मर्स है, फार्मर्स ने प्रोडक्शन किया, अब फार्मर से लेकर यानी कि उनके प्लेस से लेकर एंड यूजर यानी कि कंज्यूमर तक जो पूरी जो सप्लाई चेन होगी वो लॉजिस्टिक के अंदर आ जाती है। तो जिन लोगों ने इस पर्टिकुलर लॉजिस्टिक की फील्ड में एक्सेलेंस हासिल किया रहता है तो उनको ये अवार्ड दिया जाएगा लॉजिस्टिक सप्लाई चेन का, राइट। इसके अलावा ये अवार्ड जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। पहली कैटेगरी में सर्विस प्रोवाइडर्स और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को रखा, दूसरी कैटेगरी में इन्होंने रख दिया काफी सारे इंडस्ट्रीज वगैरह को, राइट। तो दो में ये डिवाइडेड है। ये वाली चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और जो भी बेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन लेकर आते हैं, कंसोलिडेशन लेकर आते हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करते हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करते हैं लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर, तो उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। क्लियर है यहां तक बात है? किसी को कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ रहा है। डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर, नाम से समझ में आ रहा है, डेयरी पर इन्वेस्टमेंट किया जाए, यानी कि डेयरी फील्ड पर, डेयरी सेक्टर पर इन्वेस्टमेंट करना है और उसको एक्सेलरेट करना है, बढ़ाना है, राइट। तो एक सेटअप किया गया है, मतलब इस चीज को डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर को सेटअप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा। मेन एम ये है कि डेडिकेटेड फोकस जो है वो प्रोवाइड करना है किस चीज के लिए, कि इंडियन डेयरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट तेज हो जाए और इंडियन डेयरी सेक्टर को प्रमोट करना है, राइट। तो इस पर्पस के लिए ये चीज की गई है। और अवेयरनेस जनरेट करना है इन्वेस्टर्स के बीच में एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से रिलेटेड, और मतलब इन्वेस्टमेंट साइकिल में सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। और भी कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स, जैसे कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को इवैल्यूएट करना है, एड्रेस करना है जो भी क्वेरीज आती हैं गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डेयरी प्रोडक्ट्स के या डेयरी सेक्टर के, और कनेक्ट करना है स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को, राइट, जिससे कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके। प्रोवाइड करना है ऑन ग्राउंड असिस्टेंस स्टेट डिपार्टमेंट्स और रेलिवेंट अथॉरिटीज के साथ, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है इसके अंदर। तो ये एक नई चीज शुरू हुई है और इसी के साथ अपना लेक्चर फिनिश होता है, राइट। अभी किसी को कोई डाउट, और कुछ स्टूडेंट मुझसे कुछ पूछ रहे थे, एक बार प्लीज पेस्ट कर दो फिर से अपना जो इशू है, जो डाउट आपको आ रहा है किसी चीज को लेकर, अपनी तैयारी को लेकर, तो आप पूछ सकते हो। Sir, if we are going to give exam in 2022, then do we have to study the past year issue also? नहीं, देखो अमन जी, आपको करना क्या है, 2022 में जब आप अपीयर हो रहे हो ना, तो आपको जनवरी 2021
2021 से प्रिपरेशन करनी है अपनी। पास का जरूरी नहीं है, बट हाँ जैसे कि अभी मैं रिवीजन सीरीज इसकी कंटिन्यू करूंगा, अप्रैल तक मैंने रिवीजन सीरीज कंटिन्यू कर दी है, मतलब हो गई है कंप्लीट, तो मई से अभी होने वाली है 2020 की, तो आप उसको एक बार बस देख लेना, उससे रिलेटेड कोई नोट्स वोट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज होती है, बहुत सारी चीज लगातार रिपीट होती रहती है, हर साल लगातार रिपीट होती रहती है, और जो चीज ज्यादा रिपीट होती है उनसे रिलेटेड ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं क्वेश्चंस पूछने के, और जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जैसे कि अवेयरनेस के लिए, वो तो जरूरी होता ही है। तो आपको करना क्या, आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स आपके थरो होने चाहिए, और उससे पहले कि अगर आइडिया हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जो भी न्यूज इंपॉर्टेंट होती है वो रिपीट हो जाती है, वो आपको उसी साल में नेक्स्ट ईयर वाले में मिल जाएंगे। आपको 1.5 साल पर अच्छा अपना वो बना के रखना है, कमांड रखनी है 1.5 साल पर, क्योंकि पहले था 1 साल का रहता था, बट आज की डेट में 1.5 से 2 साल हो गया, बट मैं 1.5 साल इसलिए कहूंगा क्योंकि मतलब इतना पुराना भी स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है, 1.5 साल के नोट अच्छे बना के रखो, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो बस, और कुछ नहीं करना है। कोई बात नहीं, आपने जुलाई में ज्वाइन किया तो अभी है, आप पीडीएफ ले सकते हैं, अगर आपने अपने खुद के नोट्स नहीं बनाए तो व्हाट यू कैन डू, आप पीडीएफ ले सकते हैं, पीडीएफ में एनरोल कर सकते हैं, आपके लिए पीडीएफ फैसिलिटीज अवेलेबल है, उसमें आपको पूरी मैगजीन वगैरह मिल जाएगी, आप मैगजीन को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, उससे उस पर हाईलाइट वगैरह कर लो, क्योंकि आपको ये सब चीजें जो प्रोवाइड की जाती है वो सिर्फ इसलिए कि आप सुबह लेक्चर देखें, रात में सोने से पहले एक तो उससे हैंडआउट से जो लेक्चर्स की पीडीएफ आती है उससे रिवाइज कर लो, और रिवाइज करने के बाद संडे वाले दिन जितना पिछले हफ्ते में जितना पढ़ा है आपने, और ना ही सिर्फ ये वाला, मैं तो बोल रहा हूँ संडे को तो आपको ऐसा अलॉट करना चाहिए कि उस दिन आप रिवीजन के अलावा और कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ आपको रिवीजन को करना है, और बाई चांस अगर किसी वजह से आप संडे को नहीं मतलब हो पाए, यानी होता है कई बार एग्जाम वगैरह होता है कुछ स्टूडेंट का, अगर आप नहीं दे पाए अपने संडे को पूरा रिवीजन आपका कंटिन्यू नहीं हो, तो मंडे को आपको छूटा हुआ रिवीजन कंटिन्यू करना है, बट रिवीजन किए बगैर आगे के टॉपिक्स नहीं उठाने आपको, तो दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। ठीक है, चलो फिर साइन ऑफ करूं मैं, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग, और काफी सारे हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप लोग को पता ही है, और जिन भी स्टूडेंट्स को लाइव सेशन में एनरोल होना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हो, पूरी चीज जो है वो मेंशन्ड है। आई एम डूइंग द सेम संडे, वेरी गुड प्रीत कौर जी, वेरी गुड। संडे संडे स्ट्रेटेजी करनी है, मतलब करनी हो, डेली वाला भी, डेली रिविजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डेली रिवीजन। एक बार तो ऐसा होता है आपने कुछ टॉपिक को पढ़ा, एक बार बस पन्ने पलट लिए कि अच्छा हाँ ये पढ़ा था, या फिर ये जो पूरे टॉपिक्स अभी आपने पढ़े हैं इसके इंडेक्स पर जो है वो आप पढ़ सकते हैं, या फिर आंख बंद करके रिकॉल कर सकते हैं कि आपने अभी क्या क्या पढ़ा, राइट। 15 मिनट, ज्यादा नहीं, 15 मिनट, या फिर आप इसके बाद जैसे कि आप होंगे कुछ कॉफी वगैरह लेंगे, क्योंकि मैं बस अब इसके बाद अब कॉफी वॉफी पीने जाऊंगा, तो पूरी चीज आप भी ऐसा करते होंगे, तो पूरी चीज आप रिकॉल करो कि आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या समझा। Sir, I have seen in previous year questions, complete questions comes from current affairs. Should we make notes of complete topic or short notes? प्रीत जी, आपको देखो शॉर्ट नोट्स पर ही फोकस करना है, अब नोट्स पे थोड़ा आप देखो, अपन को नोट्स ऐसे बनाने जिसको अपन रिवाइज कर सके, राइट, तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको आप रिवाइज कर सको क्विकली। और आपको जो मैं ये देता हूं, हैंडआउट देता हूं, आपको इसमें सिर्फ हाईलाइट करना है, राइट। पहली बार का मैं आपको बता दूं, पहली बार आप हाईलाइट मत करो, पहली बार आप सिर्फ पेन से या पेंसिल से, या फिर आप इसमें ऑनलाइन देखते होंगे तो उसमें होता है, मतलब वो भी अंडरलाइन करने वाला भी फीचर आता है, आप पहले अंडरलाइन कर लो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगा, अब दूसरी बार जब आप पढ़ो तो आपको जो अंडरलाइन की हुई चीज याद आती आ रही है तो वो तो एज इट इज रहने दो, उसके अलावा जो याद नहीं आ रही है उस पर आप हाईलाइट कर लो, और तीसरी बार जब आप रिवाइज करोगे तो फिर आप हाईलाइट पर फोकस करोगे, तो ऐसे क्या होता है कि ऐसे एक तो रिवीजन काफी तेज होता है, पहली बार आप रिवीजन करोगे, जैसे फर्स्ट टाइम एक टॉपिक को पढ़ने में समझने में हम लोग को टाइम लगता है, बट सेकंड टाइम उसको रिवाइज करने में हम लोग को उसको आधा टाइम लगता है, और थर्ड टाइम जब हम रिवीजन मोड पे आते हैं तो आधे से भी कम टाइम में हमारा रिवीजन हो जाता है। हमें सिर्फ इतना करना है कि मेंस में बैठने से पहले और प्रीलिम्स के एक हफ्ते, मतलब ऐसे अपन को प्रीलिम्स के लिए तो ऐसे नोट्स बनाने हैं कि एक हफ्ते में आपकी पूरा मटेरियल जितना भी है जीएस करंट अफेयर्स का सब रिवाइज हो जाए। उसके बाद मेंस की स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आपका पूरा का पूरा मटेरियल जो है, मतलब जैसे एक जनरल स्टडीज पेपर का पूरा मटेरियल आपका एक दिन में पूरा रिवाइज होना चाहिए, एक दिन में। तो उसके लिए हमें अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें अभी से वो स्ट्रेटेजी बिल्डअप करनी पड़ेगी, राइट। बात समझे आप? और टेंशन मत लो, इस प्रिपरेशन को एंजॉय करके करो, बर्डन लेने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। और कभी ज्यादा अगर लगने लगे, ज्यादा टेंशन आने लगे तो नाचना शुरू कर दो, अपने आप रिलैक्स हो जाओगे, सोचो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम तो प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब मैं साइन ऑफ कर रहा हूं, मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए बाय, ठीक कल नहीं, कल वाली क्लास आपकी रिवीजन वाली क्लास है, अब हम लोग मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस, टाटा, ऑल द वेरी बेस्ट।